Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the class of Virtual System and Services. My name is Hafiz Muhammad Moiz Amin, lecturer of Computer Science at Institute of Southern Punjab, Multan. Before starting the discussion about the course, first we will discuss about the class and the criteria of the course. The course will be of 4 criteria, 3 for theory and 1 for lab. And the grading criteria will be as this: midterm will be of 25 marks, terminal exam plus lab will be of 50 marks, attendance will be a weightage of 10 marks, and assignments and quizzes will be of 15 marks. And one more thing, 2 assignments and 2 quizzes will be conducted before midterm exams, and 2 assignments and 2 quizzes will be conducted after midterm exam, means before terminal exam. So let's start our course. First we will discuss about virtual system, what it is, and how we can use them, what are the uses of virtual systems and machines. Before starting the discussion, I would like to discuss about some quotations, like the first one, as you see on this screen. Photography is a kind of virtual reality, and it helps if you can create the illusion of being in an interesting world. What does it mean? कि हम जो फोटोग्राफी करते हैं बेसिकली ये भी एक तरह की वर्चुअल रियलिटी है। अब अगर आप देखें कि हकीकत में जो एक इंसान मौजूद है, हम उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। हम अब जब बाद में कभी बैठ के वो पिक्चर देख रहे होते हैं तो हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि वो इंसान ऐसा दिखता था या ऐसा दिखता है, या उस इंसान का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हम और हमें सम टाइम ऐसा भी होता है, लाइक हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें वो पूरा मोमेंट जो है ना वो रिकॉल हो रहा होता है हमारी मेमोरी में। तो फोटोग्राफी बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी की ही टाइप है। स्टीवन पिंकर ने ये कहा था। उसके बाद एक और कोटेशन जो कि एलन बी क्रेग ने बोली थी: virtual reality is a medium, a means by which humans can share ideas and experiences. So basically it's true. देखें आप एक दौर की अगर हम बात करें तो एक दौर में टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लाइक अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में किसी से कम्युनिकेशन करनी होती थी तो हम लोग उस ज़माने में क्या करते थे कि हम लोग ख़त व किताबत का इस्तेमाल करते थे। लाइक एक लेटर लिखा जाता था, दैन लेटर बॉक्स में उसको पोस्ट किया जाता था, दैन वो डाकिया उसे वहाँ से जो है ना वो किसी न किसी लाइक रेल के थ्रू या जो है ना एरोप्लेन के थ्रू वो क्या करता था, वो लेटर फिज़िकली वहाँ से दूसरी कंट्री में जाता था, देन वहाँ के पोस्ट ऑफिस जाता था, देन वहाँ से एक पोस्टमैन जो होता था वो फर्दर आगे उस एड्रेस तक जाके वो लेटर जो डिलीवर करता। तो इस सारे प्रोसेस में सम टाइम 7 दिन भी लग जाते थे, सम टाइम जो है ना 15 दिन भी लग जाते थे, सम टाइम महीना भी लग जाता था। वो डिपेंड करता था कि कितना डिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम 1 सेकंड के अंदर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी अपने रिलेटिव से, किसी भी अपने कोलीग से, किसी भी पर्सन से हम बात कर सकते हैं। तो एक ज़माना था जब हमें ये चीज़ वर्चुअल रियलिटी लगती थी, मतलब वर्चुअली हमें लगता था कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बट आज के दौर में वो हकीकत बन चुका है। तो बेसिकली ये इसे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम डिफरेंट आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल सिस्टम्स या वर्चुअल मशीन जो है वो क्या होती है। सो वर्चुअल मशीन इज़ अ virtualized instance of a computer that can perform almost all of the same functions as computer do, including running applications and operating system. अब इसका क्या मतलब है कि जो है ना हम कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे वर्चुअल मशीन के थ्रू या वर्चुअलाइज्ड इंस्टांस के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आपने एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट शायद सुना हुआ होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हम जो है ना VMware एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ही सिस्टम, लाइक हमारे पास लैपटॉप, आप जिस लैपटॉप पे बैठ के लेक्चर्स तो सुन रहे होंगे, वो लेक्चर अब जो आप सुन रहे हैं जिस मशीन पर सुन रहे हैं, अब देखें यहाँ पे आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा। आइदर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या यूनिक्स होगा, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब वो आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है।
लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक सिस्टम जो मेरे पास अभी करंटली मौजूद है सपोज़, वो उस पर मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो विंडोज़ है, सपोज़ हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास, अब मैं अभी विंडोज़ जिस पे आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो विंडोज़ 10 है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे विंडोज़ 7 के एक्सपीरियंस लेना है, जो कि आउटडेटेड हो चुकी है अब आज के दौर में अगर हम बात करें। लेकिन क्योंकि विंडोज़ 7 की मुझे इंटरफेस का मालूम नहीं है, मैं बच्चे को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि विंडोज़ 7 का प्रीवियस इंटरफेस ऐसा था, उसके बाद विंडोज़ 8 आई, फिर विंडोज़ 8.1, फिर अप टू सॉन, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको प्रीवियस विंडोज़ के भी एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ या लिनक्स या यूनिक्स के वर्जन्स का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, तो मैं अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ही सिस्टम के ऊपर मुझे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस सिस्टम की विंडोज़ को या इस सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज ना करना पड़े, बल्कि ये सिस्टम ऐसे ही एज इट इज़ काम करता रहे। मैं इसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लूँगा। वो वर्चुअल मशीन क्या करेगी, मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूँगा, जो कि ऐसे ही मुझे लगेगा जिसको इस्तेमाल करने पे कि ये मैं वही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। और वो उसमें मुझे अलग से कोई हार्डवेयर भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज भी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यही इसी सिस्टम के रिसोर्सेज जो हैं मैं उसके लिए भी थोड़े से एलोकेट कर दूँगा। उससे क्या होगा कि मेरे इसी सिस्टम के ऊपर एट अ टाइम 2 डिफरेंट या 3 या 4 या 5 जितनी भी मैं और इनके वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाहूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं एट अ टाइम मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कर सकूँगा। तो सेकंड डेफिनेशन देखें इसकी, अ वर्चुअल मशीन commonly shortened to just VM is no different than any other physical computer like a laptop, smartphone or server. It has a CPU, memory, a disk to store your files and can connect to the internet if needed. While the parts that make up your computer called hardware are physical and tangible, virtual machines are often thought uh, of as virtual computers of software defined computers within physical servers existing only as code. तो ये वही बात है जैसे मैंने भी आपको कहा कि वर्चुअल मशीन भी ऐसे ही हमें फील हो रहा होता है कि ये हमारा एक्चुअल कंप्यूटर है, बट एक्चुअली वो हमारा एक वर्चुअल सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि वो हमारे सिस्टम की तरह, लाइक ये हमारा एक लैपटॉप है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो एक लैपटॉप नहीं होता, वो क्या कर रहा होता है, आपके लैपटॉप के रिसोर्सेज को वर्चुअल मशीन जो है ना वो यूटिलाइज़ कर रही होती है। तो बज़ाहिर वो फील ऐसी हो रहा होता है कि ये एक अलग सिस्टम है और दूसरा वो अलग सिस्टम है, बट हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन के थ्रू हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास वर्चुअल रियलिटी ही है कि जो एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट हम उसका एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब ये देखें डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इसमें अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड पर देखें तो आपको एक डायग्राम का सेक्शन नज़र आ, जिसमें जो फर्स्ट लेयर है, बॉटम लेयर है, वो सर्वर की है, देन उसके बाद होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन हाइपरवाइजर्स हैं, और देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं जो उस सिस्टम के ऊपर रन हो रही हैं। अब अगर हम गौर करें इस चीज़ को थोड़ा समझें, तो जो फर्स्ट लेयर है वो ये हमें शो कर रही है कि हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। कोई भी एक हमारे पास सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ जो कि उस सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने उसके ऊपर क्या है, लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास हाइपरवाइजर्स होते हैं। हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते थे। अभी आगे जाके हम इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, अब हम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वर्चुअल वीएम लिखा हुआ है और ये लाइन लगी हुई है। ये लाइन बेसिकली शो करी है हमारे पास 3 ऐप्स इस वर्चुअल मशीन के ऊपर रनिंग स्टेट में है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं ये 3 डिफरेंट वीएम्स हैं, मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं। तो फर्स्ट जो ऐप है हमारे पास, फर्स्ट जो वर्चुअल मशीन है उस पर हमारे पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया। फॉर एग्जांपल हमने विंडोज 7 इंस्टॉल कर ली, देन उसके बिन्स और लाइब्रेरीज वगैरह हमारे पास काम कर रही हैं, और उसके ऊपर जितनी भी हम ऐप्स रन करना चाह रहे हैं हम वो इंस्टॉल करके हम वो भी रन कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि विंडोज़ 8 है या 8.1 है, और इसके ऊपर हमने इसके अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट बिन्स या लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हुई और उसके ऊपर जो भी ऐप्स हम रन करना चाह रहे हैं वो रन कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर हम एज्यूम करते हैं कि विंडोज़ 10 हमने इंस्टॉल की है और देन उसकी बिन्स और लाइब्रेरीज वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था वो सर्वर पे हमारे पास लिनक्स इंस्टॉल था, लेकिन जो हम सर्वर के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना 3 डिफरेंट होस्ट कनेक्टेड हैं,
ठीक है ना, होस्ट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और पहले वाले कंप्यूटर पे हमें विंडोज़ 7 का इंटरफेस नज़र आ रहा है, दूसरे वाले कंप्यूटर पे हमें विंडोज़ 8.1 का इंटरफेस नज़र आ रहा है, और तीसरे वाले कंप्यूटर पे हमें विंडोज़ 10 का इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो देखें, एक ही मशीन है, एक ही मशीन के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ करते हुए मल्टीपल जो है ना वो व्यूज़ ले रहे हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हम जो है ना वो ले पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। अब अगर वर्चुअल मशीन को हम फर्दर, जो हमने ऊपर वाला सेक्शन अभी देखा है, इसको अगर फर्दर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो देखें, वर्चुअल मशीन को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है या मेमोरी होती है जो सर्वर के अंदर मौजूद है या हमारे सिस्टम के अंदर हमारे पास मौजूद है, वो क्या होगी, हम उसके रिसोर्सेज को शेयर कर देंगे। शेयर किस फॉर्म में करेंगे कि हम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होंगे तो हम उसको कुछ ना कुछ अपने हार्ड डिस्क की स्टोरेज एलोकेट कर देंगे। आइदर वो आप 10 GB कर दें, 8 GB कर दें, 12 GB कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है ना वो उसको एलोकेट कर दें। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जब हम अपने सिस्टम की लाइक हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वो तो उस मशीन के पास चले जाते हैं, तो हमारे जो एक्चुअल से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जो एक्चुअल हमारे पास जो है ना एक्चुअल मशीन पर जो OS चल रहा है, तो उसके पास रिसोर्सेज कम हो जाते होंगे। ऐसा नहीं होता, वो रिसोर्सेज भी बेसिकली क्या होते हैं, वर्चुअली होते हैं। नो डाउट कि वो सिस्टम एक्चुअल सिस्टम की पावर को कंज्यूम कर रहे होते हैं, एक्चुअल हार्डवेयर की पावर को कंज्यूम कर रहे होते हैं, बट वो वर्चुअली ही होते हैं, ठीक है, वो वर्चुअली काम कर रहे होते हैं। और ये नहीं है कि वो परमानेंटली एलोकेट हो जाते हैं, परमानेंटली एलोकेट नहीं होते। तो हमारे पास क्या है, शेयर्ड स्टोरेज हम कर देते हैं। देन उसके बाद हम उसके ऊपर 3 फिजिकल सर्वर लग रहे हैं, जैसे अभी हमने विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10 बनाई थी। हम क्या करते हैं, उसके बजाय हम क्या, हर एक सिस्टम को एक अलग, हर एक जो वर्चुअल मशीन है उसको हम क्या करते हैं, एक अलग अलग सर्वर बना देते हैं। अब अगर हम देखें तो एक ही सर्वर के ऊपर हमारे पास इस वक्त 3 डिफरेंट सर्वर्स और बन चुके हैं। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 4 सर्वर एट ए टाइम वर्किंग करें। जबकि हमारे पास सर्वर कितने मौजूद थे, लाइक हार्डवेयर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वो एक ही सर्वर का हार्डवेयर रिसोर्स है, जबकि हम जो काम कर रहे हैं उसके थ्रू जो हम डिफरेंट सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं वो एक ही मशीन पर क्रिएट होंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन सर्वर हमारे पास क्योंकि ये क्रिएट हो चुके हैं, और उसके ऊपर देखें हम वर्चुअल मशीन रन करें, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, उनको भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है उन पर भी हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना वो रन करवा सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स जो है ना वो हम रन करवा सकते हैं। सो होप सो आपको ये डायग्राम जो है ना क्लियर होगी। फिर भी अगर आपकी क्यूरीज हो तो हमारा जो डिस्कशन का सेशन होगा इंशाल्लाह हम उसमें ये क्यूरीज आपकी ज़रूर कवर करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर VMs यूज़ फॉर, कि हम आखिर वर्चुअल मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इसका यूज़ है वो बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एप्स टू दी क्लाउड। देखें, जो आज के दौर में आप लोगों ने बड़ा सुना हुआ होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो देखें एक वर्चुअल कंप्यूटर का ही है। हमें नहीं पता कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, किस जगह पे स्टोर हो रहा है, किस सर्वर पर हो रहा है, किस लोकेशन पर हो रहा है, हमें उसके बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं होती। सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग से नॉर्मली जो एक लेमैन होता है वो ये कंसिडर कर रहा होता है शायद बादलों में कहीं डेटा स्टोर हो, तो बादलों में तो कहीं डेटा स्टोर नहीं होता ना, वो किसी न किसी वर्चुअल मशीन पर, लाइक किसी न किसी वर्चुअल सिस्टम पर, वर्चुअल सर्वर पर ही जाकर स्टोर हो रहा होता है, लेकिन हमें उसकी लोकेशन के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, व्हाट्सएप भी बेसिकली हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे पास जो व्हाट्सएप हमारी चैट होती है या मैसेज होते हैं या डिफरेंट हम पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, वो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारे मोबाइल के अंदर ही स्टोर हैं। जबकि अगर व्हाट्सएप का अकाउंट हमारा जो है हम डिलीट कर दें या हम रिमूव कर दें अपने उस डिवाइस से और किसी और डिवाइस पर हम वो ही अकाउंट लॉगिन करें, तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास वो सारे मैसेजेस, सब कुछ, सारी चैट हमें दूसरे मोबाइल पर शो होना शुरू हो जाती है, बैकअप जो है ना वो रिस्टोर हो जाता है। तो जबकि वहाँ हम ये सोच रहे थे कि वो शायद हमारे पुराने मोबाइल में डेटा है, जबकि हमारे पुराने मोबाइल में वो डेटा नहीं था, वो बेसिकली क्या था, क्लाउड पर मौजूद था। इस तरह हमारे पास जो वर्चुअल मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं ट्राइंग आउट अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बीटा रिलीजेस, लाइक कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रिलीज़ हुआ है, जिस तरह से विंडोज़ 11 आजकल रिलीज़ हुई हुई है, तो विंडो 11 को अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लेकिन हम अपनी प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ जो है ना उसे छोड़ना नहीं चाहते अगर, तो हम क्या करते हैं कि एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उस पर जो है ना विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर लेते हैं और हम उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसी तरह स्पिनिंग अप अ न्यू एनवायरनमेंट टू मेक इट सिंपलर एंड क्विकर फॉर डेवलपर्स टू रन डेवलपमेंट टेस्ट सिनेरियोज।
देखें जो डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीइंग अ डेवलपर एक सॉफ्टवेयर हाउस में या एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपका जो टास्क है वो क्यूए क्या है, क्वालिटी इंजीनियर क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम में अगर आप हैं, आप क्या करते हैं, आपको ये कहा जाता है कि ये एक जो है ना ऐप है, एप्लीकेशन है या एक गेम है, आपने इस गेम को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करके चेक करना है कि आपको ये कैसा एक्सपीरियंस देती है। और वो मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो सपोज आपको कहा जाता है कि विंडोज़ 8 मिनिमम होगी जिसके ऊपर ये चलेगा, और उसके भी लिए भी आपको 4 GB रैम चाहिए, और जो है ना आपको 10 GB फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क उसकी होनी चाहिए, और ये 1 to 2 GB का सपोज सेटअप है, और जब रनिंग स्टेट में होता है तो 3 to 4 GB जो है ना रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा होता है या यूज़ कर रहा होता है। तो अब आपको कहा जाता है कि आपने विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 तीनों पर ये रन करके देखना। अब आप क्या करेंगे, अब आप 3 विंडोज़ मतलब 3 सिस्टम्स लेंगे और तीनों सिस्टम पे अलग अलग इंस्टॉल करके उसको प्ले करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हम। वहाँ पे फिर आप क्या करते होते हैं, इस तरह से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं, और उनके थ्रू फिर आप क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर उस एप्लीकेशन को, उस गेम को रन करके टेस्ट करते होते हैं। फिर बैकिंग अप यूर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें आपने अपने एग्जिस्टिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसका बैकअप बना के कहीं रखना है तो आप एक वर्चुअल मशीन के थ्रू उसका बैकअप भी बनाकर रख सकते हैं। फिर असेसिंग वायरस इन्फेक्टेड डेटा और रनिंग एन ओल्ड एप्लीकेशन बाय इंस्टॉलिंग एन ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने एग्जांपल बहुत बार डिस्कस कर ली है। रनिंग सॉफ्टवेयर और ऐप ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट दे वर नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर। देखें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो उस काम के लिए हमारे पास नहीं बने थे, तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और जो कंपनीज वायरस और एंटीवायरसेस बनाती हैं तो वो क्या करते हैं, अब देखें पहले तो सिस्टम पे अटैक करके देखेंगे ना कि एंटीवायरस को अगर आप बना रहे हैं, किसी चीज़ का एंटीवायरस बना रहे हैं, तो आपको पहले तो टेस्ट परफॉर्म करना होगा कि आइदर वो सूटेबल है भी, वो उस वायरस को डिटेक्ट करता भी है या नहीं करता, उसको रिमूव करने की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं रखता। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी न किसी मशीन पर हमें वो रन करना पड़ता है। अब अगर आप एक्चुअल मशीन पर ही वायरस को रन कर देंगे तो क्या होगा, आपकी पूरी मशीन इन्फेक्टेड हो जाएगी, और हो सकता है आपका बहुत सा डेटा जो है ना वो लॉस हो जाए। तो फिर हम उसके लिए हम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। सो वर्चुअल मशीन इज़ अ कंप्यूटर फाइल टिपिकली कॉल्ड एन इमेज दैट बिहेव्स लाइक एन एक्चुअल कंप्यूटर. It can run in a window as a separate computing environment, often to run a different operating system or even to function as the user's entire computer experience. As in common on many people's work computers, the virtual machine is partitioned from the rest of the system, meaning that the software inside a VM cannot interfere with the host computer's primary operating सिस्टम। तो यही बातें मैंने भी आपको बार बार की हैं कि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन होती है ये एक इमेज होती है, ठीक है ना, एक्चुअल नहीं होता, ये बस एक इमेज होती है। मतलब है हम उसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो रखता हो, हम वैसे ही उन सब चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये सब एक्चुअल है, बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। वो एक वर्चुअल मशीन होती है, वो एक वर्चुअल मशीन होती है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट अलाउज अ वीएम टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये अलाउ कर रही होती है कि हम एक ही वीएम के ऊपर, एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकें। सो बेसिकली हमारे पास ये हाइपरवाइज़र, जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में भी डिस्कस किया था, आपको दिखाया था कि हाइपरवाइज़र बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोलते होते हैं, जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर एक ही टाइम में क्या कर सकें, रन कर सकें। तो एग्जांपल्स हमने अभी भी डिस्कस किए हैं कि सपोज आप लिनक्स के ऊपर विंडोज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और विंडोज़ के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिकॉज VMs आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, they are also extremely portable. You can move a VM on a hypervisor to another hypervisor on a completely different machine almost
इंस्टेंटेनियसली। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपने सपोज एक कंप्यूटर के ऊपर आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की है और आप ये चाहते हैं कि ये सेम एज इट इज़ वर्चुअल मशीन जो है ना किसी और के ऊपर जो है ना किसी और सिस्टम के ऊपर क्रिएट कर सकें आप, तो आप उसका एक बैकअप लेंगे, उस बैकअप को जाके दूसरे सिस्टम पे अगर रन करेंगे तो वहाँ पे भी सेम उसी तरह की सेटिंग, उस तरह की हर चीज़ से एक वर्चुअल मशीन क्या है क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। अब हम इसके बेनिफिट्स अगर देखें कि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली इसके हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे 5 बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कॉस्ट सेविंग। देखें जब भी आप कोई सिस्टम लाइक आपको, जैसे मैंने एग्जांपल गेम वाली आपको डिस्कस की थी कि आप एज अ क्वालिटी एश्योरेंस की टीम में आप काम कर रहे हैं क्वालिटी इंजीनियर के तौर पे, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे, तो आपको अगर एक गेम 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने के लिए दी गई है तो अब आपको 3 डिफरेंट सिस्टम लाइक बाय करने पड़ेंगे, 3 डिफरेंट जिन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हों। और उसमें ऑब्वियस ही बात है अगर आप 3 लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो तीनों लैपटॉप्स की अलग अलग कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। बजाय इसके कि आप 3 लैपटॉप से काम करें तो हम जब एक लैपटॉप पे 3 लैपटॉप्स का या 4 लैपटॉप्स का काम ले सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारे लिए कॉस्ट सेविंग होगा कि हमारी बहुत सी कॉस्ट जो हम डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय करने पे हमने जो है ना इन्वेस्ट करनी थी, अब वो हमारी कॉस्ट जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल मशीन्स का। उसके बाद एजिलिटी एंड स्पीड। सो एजिलिटी ऑब्वियस ही बात है, देखें अब आपको क्या करना पड़ता था, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते थे तो आपकी एजिलिटी पे भी फ़र्क आता था और स्पीड पे भी फ़र्क आता था। अब वही काम जब सिंगल मशीन पे कर रहे हैं तो नो डाउट आपके लिए वो एक एंटायरली न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू आप जो है ना ईजीली अपने टास्क एक ही सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर लोअर डाउन टाइम, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये भी है कि क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं हाइपरवाइजर्स, एक हाइपरवाइजर से दूसरे हाइपरवाइजर पर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमें बैकअप्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम बैकअप्स ले सकते हैं। तो अगर कोई सिस्टम फॉर एग्जांपल किसी सर्वर पे कोई सर्वर डाउन हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई वायरस अटैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो है ना वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो बैकअप बन रहा होता है तो आप उस पूरे के पूरे सिस्टम को उस प्रीवियस बैकअप के ऊपर रिस्टोर करके विद इन नो टाइम जो है ना उस पूरे सिस्टम को दोबारा फंक्शनल कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो ये भी एक ऑब्वियस बात है, फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है वीएम की। उसके बाद स्केलेबिलिटी, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया कि भी वर्चुअल मशीन्स के थ्रू हम इजीली अपने ऐप्स को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, अपनी चीज़ों को, अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को स्केलेबल बना सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल मशीन का। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी बेनिफिट्स। देखें जब भी हम कोई भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं तो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, लाइक फायरवॉल्स हम उसकी मैनेज करते हैं, या अगर कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैनेज करनी होती है। क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है ना ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम रन कर सकती है यूजिंग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो वर्चुअल मशीन अलाउ करती है कि आप डिफरेंट क्वेश्चनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आप उनको रन कर सकें, उनको चेक कर सकें, उनकी सिक्योरिटीज़ को चेक कर सकें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक बेनिफिट भी मिलता है कि हमें लाइक जो है ना फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ऐप लेस सिक्योर है, आपको मालूम है कि ये ऐप्स जो है ना ये वाली ऐप, ये एप्लीकेशन लेस सिक्योर है, इसके थ्रू अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं या वायरस के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो आप उसको जब एक्चुअल सिस्टम पर रन नहीं कर रहे होते तो आपके एक्चुअल सिस्टम जो होता है वो सेव रहता है, जबकि वर्चुअल मशीन के ऊपर उसका इफेक्ट अगर आप उसको वहाँ पे रन करते हैं तो सिर्फ वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कि वर्चुअल मशीन में आपने बनाया हुआ है सिर्फ उस पर इफेक्ट होगा, और वो अगर आप चाहें तो आपको वो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, बैकअप पे भी लेके जा सकते हैं वापस, उसको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहें, दोबारा से क्रिएट करना चाहें, जो भी आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहें आप वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वर्चुअल मशीन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत से एडवांटेज जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो भी इसके एडवांटेजेस थे,
जैसे कि वर्चुअल मशीन जो है ना वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो रन कर सकती हैं एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर, जिससे हमारा जो है ना वो फिजिकल स्पेस भी सेव हो जाता है, टाइम भी सेव हो जाता है और कॉस्ट भी सेव हो जाती है। उसके बाद वर्चुअल मशीन लेगेसी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन टू अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमें लिनक्स वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन of Linux as the guest operating system can exist on a host server that is running on non-Linux operating system such as Windows। जैसे कि अभी हमने कहा कि विंडोज़ के ऊपर हम लिनक्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और लिनक्स के ऊपर हम विंडोज़ का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। VMs can also provide integrated disaster recovery and application provisioning options। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम बैकअप्स ले रहे होंगे डेटा का तो हम उसका इजीली क्या कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस अब हमारे पास क्या हैं? देखिए, जहाँ किसी चीज़ का बेनिफिट होता है तो नो डाउट उसका ड्रॉबैक भी कोई ना कोई लाजमी होता है। रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन वन फिजिकल मशीन कैन रिजल्ट इन अनस्टेबल परफॉर्मेंस इफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट। फॉर एग्जांपल, अब आपका जो आप मशीन सपोज अब यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल मशीन जो आप एक्चुअल हार्डवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो उसके अंदर 4 GB रैम लगी हुई है, 250 आपके पास उसके अंदर हार्ड लगी हुई है। आप क्या करते हैं, उस पर 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं और हर वर्चुअल मशीन को 2-2 MB रैम एलोकेट कर देते हैं, सॉरी 2-2 GB रैम जो है ना वो एलोकेट कर देते हैं और हर वर्चुअल मशीन को आप क्या करते हैं 100 GB जो है ना वो हार्ड एलोकेट कर देते हैं, हार्ड डिस्क का स्पेस एलोकेट कर देते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल सिस्टम वो बेसिकली रन तो आपके एक्चुअल सिस्टम के ऊपर होना है, यूटिलाइज तो आपके एक्चुअल रिसोर्सेज ही होने हैं ना, एक्चुअल हार्डवेयर जिस लैपटॉप पे आपने वर्चुअल मशीन बनाई है वही यूज़ होने हैं। अब उसके पास लाइक 2 GB आपने एक वर्चुअल सिस्टम को दे दी, वर्चुअल मशीन को दे दी, 2 GB दूसरे वर्चुअल मशीन को, टोटल रैम ही आपकी 4 GB थी। अब जब एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन करने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रन नहीं हो पाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए फिर आपको अपनी जो सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो भी मीट करनी होगी। उसके बाद वर्चुअल मशीन आर लेस एफिशिएंट एंड रन स्लोअर देन अ फुल फिजिकल कंप्यूटर। देखें, जो चीज़ एक वर्चुअल है वो तो ऑब्वियस ही बात है ना निस्बतन स्लो होगी। लाइक मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन की इससे पहले की अगर हम बात करें तो आपको शायद मालूम हो कि एक तार का सिस्टम, लाइक जब डाक सिस्टम से हम थोड़ा सा अपग्रेड हुए थे तो वो एक तार का सिस्टम आया था कि हम लाइक कहीं बात करें दूर एक रिसीवर होता था और उसके ऊपर जो है ना हम वो जैसे कि आज फैक्स मशीन काम कर रही है हमारे पास, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत स्लो एक जो है ना हमारे पास वो डिवाइसेस डिफरेंट होती थी। एक लोकेशन सपोज हो सकता था कि वो 3-4 सिटीज़ के अंदर लाइक पंजाब में पड़ी हुई है तो एक कराची में है, तो इस एक जो है ना KP में है, तो इस तरह से बहुत कम बहुत रेयर हमें वो तार सिस्टम मिलता था जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट जो है ना पैगामात वो भिजवाया करते थे। लेकिन आज देखें जब फैक्स मशीन आ गए, अब हमें एक डॉक्यूमेंट एक से दूसरे का भिजवाना है तो हम विद इन नैनो सेकेंड जो है ना हम अपना डॉक्यूमेंट जो है ना वो फैक्स कर लेते हैं। इस तरह टेलीफोन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, जबकि एक दौर में हमें ये सब चीज़ें वर्चुअल नज़र आती थी। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें ना तो हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक प्रोसेस VMs हैं और दूसरी सिस्टम VMs हैं। तो प्रोसेस VM की अगर हम बात करें कि प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू रन एज एन एप्लीकेशन ऑन अ होस्ट ऑफ मशीन providing a platform independent programming environment by masking the information of the अंडरलाइंग हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या कहते हैं, हमें एट अ टाइम जो हम वर्चुअल मशीनें क्रिएट करते हैं, होस्ट मशीन जो होती है उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके हमें उसको रन करने की फैसिलिटी या उसको मास्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या उस हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस VM इज़ द जावा वर्चुअल मशीन, JVM आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आपने जावा पे डेवलपमेंट कभी की है, जावा पे काम किया है, जावा के अगर आपने कोडिंग की है तो आपने देखा होगा कि जावा के लिए जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं उससे पहले आपको सबसे पहले वहाँ पे जावा का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपका सिस्टम ये अंडरस्टैंड कर सके कि आप जो कोड रन कर रहे हैं ये क्या है, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर आप रन करेंगे और ये जावा का कोड होगा। अदरवाइज अगर आप JVM के बगैर अपने सिस्टम के ऊपर जावा कोड रन करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता कि ये जावा का कोड है, ये कोई जावा कोई लैंग्वेज है, तो उसको इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता जब तक कि आप उस पर JVM इंस्टॉल नहीं करेंगे। इस तरह सिस्टम VMs क्या होते हैं, सिस्टम वर्चुअल मशीन इज़ फुली वर्चुअलाइज
to substitute for a physical machine. A system platform supports the sharing of a host computer's physical resource between multiple virtual machines, each running its own copy of the operating system. The virtualization process relies on a hypervisor which can run on bare hardware such as VMware ESXi. ठीक है, तो ये हमारे पास वर्चुअल जो सिस्टम वर्चुअल मशीन होती है ये फुली वर्चुअलाइज्ड मशीन होती है जो कि हम फिजिकल मशीन के ऊपर रन कर रहे होते हैं। जैसे कभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी दिखाया था कि एक सर्वर है, वो सर्वर बेसिकली हमारे पास वो फुली यानी कि वर्चुअलाइज्ड होता है। सिस्टम वीएम की एग्जांपल में हमारे पास आता है कि हम उसके ऊपर मल्टीपल सर्वर्स लाइक होस्ट सर्वर अलग बना लेते हैं, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर अलग बना लेते हैं, फाइल सर्वर अलग बना लेते हैं। तो हम एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है ना समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के क्यूरीज हों तो आप हमारा जो डिस्कशन सेशन होगा उसके अंदर आप इजीली अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।